अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, होम्योस्टेसिस का टॉपिक करेंगे। होम्योस्टेसिस दरअसल होता क्या है? होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू स्टे सेम। मतलब कि एक सूटेबल लिमिट में लेते रहना या फिर एक क्या कि हम सेम रहना, चेंज ना होना। अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत से रिएक्शन हो रहे होते हैं, हजारों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इन रिएक्शंस को मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ऐसे कई किस्म के जो एक सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे होते हैं। लेकिन इसके नतीजे में कई और मुख्तलिफ किस्म के बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। उन बाय प्रोडक्ट्स को ख़त्म करना भी लाजिम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन में एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल भी क्रिएट होता है, या फिर हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं उसके नतीजे में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है क्रिएट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक नहायत ही जो टॉक्सिक मटेरियल है ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसका डिस्ट्रॉय होना लाजिम होता है। इसके अलावा कई और चीज़ें होती हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया। अमोनिया भी जब हम प्रोटीन की जब रेस्पिरेशन हो रही होती है, प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है या प्रोटीन टूट रहा होता है अमीनो एसिड्स में ड्यूरिंग यूरिथाइन साइकिल, तब भी अमोनिया क्रिएट होता है। अमोनिया भी एक नहायत टॉक्सिक मटेरियल है, तो इसको भी जिस्म से बाहर निकालना लाजमी होता है। अच्छा, अगर ये जिस्म में ही रहते हैं तो जिस्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। अब क्या होता है कि इस इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए कुछ सेट ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सेशन या थर्मो रेगुलेशन। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट को एक सूटेबल लिमिट में रखने का नाम होम्योस्टेसिस है। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन अ सूटेबल लिमिट, कि वो सूटेबल लिमिट से ना तो एक्सीड करे ना तो वो लेस हो जाए। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में 35 से लेके 36 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए जिस्म में। ना तो ये इससे एक्सीड आगे जाना चाहिए, ना ही इससे कम जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हम कहते हैं भाई बुखार हुआ पड़ा है। अगर कम हो जाता है तो हम इसको ठंड लगना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं। ना सिर्फ टेम्परेचर में बल्कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, यानी कि रिलेटिव प्रेशर। अगर आप एक सेल की बात करें, आप एक बीकर बनाएं, यहाँ पे इसके अंदर आप एक सेल रखते हैं, लिविंग सेल जिसे हम बात करें ना, तो वो लिविंग सेल जो होगा लाजमी तौर पे वो एक वाटर कंडीशन में होगा। ठीक है, अब क्या है कि बाहर का अगर जो सोल्यूट है, सोल्यूट्स लेस हैं, वाटर ज्यादा है, अंदर जो सेल के अंदर सोल्यूट्स ज्यादा हैं और वाटर लेस है, तो क्या होगा
कि वाटर जो है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होगा। अल्टीमेटली एक प्रेशर क्रिएट होता है इस सेल मेम्ब्रेन पे, लाजमी तौर पे इसको मेंटेन करना लाजमी होता है। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यानी कि ना तो वाटर ज्यादा अंदर आए ना ही ज्यादा बाहर जाए, एक सुइटेबल लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल डिटरमाइंड बाय रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर, यानी कि सॉल्यूट्स और वाटर की जो कंसंट्रेशन है विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल should be remain same। ठीक है, यानी कि वो जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करनी चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंशिएट करेगी या तो सेल श्रिंक हो जाएगा या तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ज्यादा पानी में रहते हैं, अक्सर तौर पे जब हम ज्यादा गर्मियों में अगर ज्यादा नहा रहे होते हैं तो हमारे जो सेल्स, हमारे जो उंगलियों के ऊपर वाली खाल है वो बर्स्ट होना शुरू हो जाती है, वो उतरना शुरू हो जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से आते हैं कि या तो पानी जो होता है उसमें ज़्यादा चला जाता है और वो सेल जो होते हैं वो बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन होती है। बट ज़्यादातर जैसे हम लोग ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा के दौरान ना डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन सिर्फ उस जो प्रोटीन की हो रही होती है, लिपिड्स की हो रही होती है, कार्बोहाइड्रेट की हो रही होती है, देन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाता है उसको एक्सक्रीट आउट भी करना होता है। ना सिर्फ उसकी एक्सक्रीशन होती है बल्कि जब प्रोटीन की डाइजेशन की जा रही होती है, यूरिथाइन साइकिल के जरिए यूरिया बनता है हमारे जिस्म में, तो क्या होता है कि उस यूरिया का बाहर निकलना भी लाजमी होता है। अगर यूरिया बाहर नहीं निकलता तो वो हमारे जिस्म में नुकसानदार मवाद पैदा कर सकता है और वो हमारे जिस्म को नुकसान हो सकता है। तो उसके तहत भी हमारे जिस्म से एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन उस यूरिया की भी होती है जब यूरिनेशन करते हैं, ना सिर्फ यूरिनेशन के जरिए बल्कि पर्सपायरेशन जो हमारा पसीना निकलता है उसमें भी एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो उसको भी सूटेबल लिमिट में रखना पड़ता है। देन थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर का एक सूटेबल लिमिट में रहने के नाम पर हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर वो ज़्यादा एक्सीड करेगा तब भी नुकसानदायक है, अगर कम हो जाएगा तब भी नुकसानदायक है। तो बेटा आज के लिए ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके लिए जो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसमें आपको रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।